जी, क्वेश्चन मिलेगा हमें बिल फ्रॉम जून 11 पेपर। एक थोड़ा पुराना क्वेश्चन जो अब नई किट से निकाल दिया गया है। शायद किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज कर दिया गया हो, लेकिन मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर से काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। क्वेश्चन में जाने से पहले अगर हम एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग डिस्कस कर लें। IFRS 15 तो हम कवर कर चुके हैं ना पहले, क्या ख्याल है? IFRS 15 कवर कर चुके हैं। रेवेन्यू फार्म कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की भी बातें कर ली थी। चलिए IFRS 5 की बात करते हैं। ये क्या नाम सुना? IFRS 5 डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एंड एसेट हेल्ड फॉर सेल। दो एरिया को कवर कर रहा है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और एसेट हेल्ड फॉर सेल। कहते हैं कि अगर बिजनेस अपने कोई सिग्निफिकेंट ऑपरेशन डिसकंटिन्यू करने जा रहा है, सिग्निफिकेंट वही 10% प्रॉफिट, रेवेन्यू या टोटल एसेट्स क्राइटेरिया अगर मीट कर रहे हैं, बिजनेस अगर सिग्निफिकेंट ऑपरेशन डिसकंटिन्यू करने जा रहा है, तो IFRS 5 कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसका डिस्क्लोजर देना है। ठीक हो गया? मीन बताना है ये कितना रेवेन्यू, कितना एसेट, कितना प्रॉफिट कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और अगर उनसे कोई स्टाफ आप रिडेंडेंट करने जा रहे हो, तो उसके लिए फिर पर IAS 37 रिडेंडेंसी प्रीमियम रिकॉग्नाइज करनी है। तो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से एडिट क्या है? सिग्निफिकेंट ऑपरेशन डिसकंटिन्यू की सूरत में डिस्क्लोजर देना है। कहते हैं बेशक आप करंट ईयर में डिसकंटिन्यू करने जा रहे हो तब भी डिस्क्लोजर देना है, बेशक आपने ईयर एंड के बाद डिसकंटिन्यू करना है, लेकिन उसकी पब्लिक अनाउंसमेंट मीन डिसीजन बिफोर ईयर एंड हो गया है, तो फिर भी आपने डिस्क्लोजर देना है। चाहे करंट ईयर में डिसकंटिन्यू करने जा रहे हो सिग्निफिकेंट, चाहे ईयर एंड के बाद, लेकिन पब्लिक अनाउंसमेंट अगर बिफोर ईयर एंड हो गया है, तो फिर भी आपने डिस्क्लोजर देना है। एसेट हेल्ड फॉर सेल के बारे में क्या कहता है कि अगर बिजनेस अपना कोई सिग्निफिकेंट एसेट सेल करने जा रहा है, डिस्पोज ऑफ करने जा रहा है, तो उसका भी डिस्क्लोजर देना है। लेकिन सिर्फ डिस्क्लोजर नहीं, साथ आपने उस पर डेप्रिसिएशन सीज करनी है, करंट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। नंबर 3, आपने उसको एक सेपरेट क्लासिफिकेशन भी देनी है नॉन करंट एसेट से निकाल के, बिटवीन नॉन करंट एंड करंट एक नया हेड देना है हेल्ड फॉर सेल एसेट के नाम से। मीन ना नॉन करंट में लिखना है ना करंट में, दोनों के बीच में एक नया हेड देना है एसेट हेल्ड फॉर सेल के नाम से। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की सूरत में सिंगल अकाउंटिंग है, डिस्क्लोजर। एसेट हेल्ड फॉर सेल की सूरत में 3 अकाउंटिंग है, डिस्क्लोजर भी, सीजिंग डेप्रिसिएशन भी और सेपरेट क्लासिफिकेशन भी। और दोनों की सूरत में ऐसी है कि बेशक करंट ईयर में आप ये करने जा रहे हो फिर भी डिस्क्लोजर देना है, बेशक नेक्स्ट ईयर में आपने करना है, ईयर एंड के बाद ये करना है काम, लेकिन पब्लिक अनाउंसमेंट डिसीजन बिफोर ईयर एंड हो गया है, तो यह स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो गया। ठीक हो गया? बस इतनी सी बात। आ जाए आप क्वेश्चन में। रिक्वायरमेंट चूंकि क्वेश्चन के बीच में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट से क्वेश्चन को रीड करते हुए रिक्वायरमेंट की तरफ आएंगे। You are a senior audit manager in Saki and Company, a firm of chartered certified accountants. This morning you have been reassigned to the audit of Bill Company, a long-standing audit client of your firm, as the manager previously assigned to the client has been taken ill. Bill Company has a year ending 30th June 2021 and the audit planning has been largely completed by the previously assigned audit manager, Tara Lafayette, who had been recruited by your firm 4 months ago. इन ऑडिट प्लानिंग उसने कंप्लीट की हुई है और वो 4 माह पहले रिक्रूट किया गया था, लेकिन अब ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी गई है, तो क्या आप उसी की प्लानिंग पे चलेंगे या अपनी प्लानिंग करेंगे, या उसकी प्लानिंग को एटलीस्ट देखेंगे क्यों 4 महीने पहले उसको अपॉइंट किया गया था, तो माइट भी कोई कंपिटेंस उसकी लैक हो सकती है, एक्सपीरियंस लैक का हो सकता है, इसलिए आपको उसकी प्लानिंग को इवैल्यूएट करते हुए प्लानिंग को दोबारा से देखना है। Bill Company is a property development company specializing in the regeneration and refurbishment of old industrial buildings, which are sold for commercial or residential use.
रिफर्बिशमेंट रीजनरेशन ऑफ बिल्डिंग करते हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस है। All property developments are performed under specifically negotiated fixed price contracts. The company was founded 35 years ago by two brothers, Alex and Ben Brandley, who own the majority of the company's share capital. Alex and Ben are nearing retirement age and are planning to sell the company within the next 2 years. The forecast revenue for the year ending 30th June 2021 is $10.8 million and the forecast profit before tax is $2.5 million. क्यों? Materiality के लिए. The forecast statement of financial position recognized total assets of $95 million. You have just received the following email from the audit engagement partner to manager from partner regarding bill company audit planning. Hello, thanks for taking on the role of audit manager for the forthcoming audit of bill company. Number 1, I have just received some information on 2 significant issues that have arisen over the last week from Sam Compton, the company's finance director. This information is provided in attachment 1. करना क्या आपको for 16 marks? I'm asking you to prepare briefing notes for my use in which you explain the matters that should be considered in relation to the treatment of these 2 issues in the financial statement. Matter that should be considered, इसका क्या मतलब है? Materiality plus standard discussion. इसके बारे में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, इसकी अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए और साथ मटीरियलिटी डिस्कस करनी है. And also explain the risk of material statement relating to them. और उसके बाद रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट भी बताना है. तो शायद हमने जो पीछे 2-3 क्वेश्चन किए हमने ऐसे ही किए थे ना, जो इशू मिला उसका स्टैंडर्ड डिस्कस किया, रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट बताया. तो अभी कोई नई चीज़ तो नहीं है. अब हमने सिर्फ मैटर की हेडिंग दे के पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मटीरियलिटी डिस्कस कर देनी है, फिर रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट की हेडिंग दे के उसे रिस्क बता देना है. I also want you to recommend the planned audit procedure that should be performed in order to address those risks. साथ आपने ऑडिट प्रोसीजर भी बताने हैं. ये काम भी हमने किया था ब्लू बेल कंपनी के. अगर क्वेश्चन देखो तो शेयर बेस का हमने मैटर भी डिस्कस किया था, रिस्क भी बताया था, उसके बाद उसके 6 प्रोसीजर भी लिखे थे. क्या ख्याल है? डेफर टैक्स का हमने मैटर भी बताया था, रिस्क भी आइडेंटिफाई किया था और उसके बाद 4 प्रोसीजर भी लिखे थे. तो यहाँ पे भी कोई 2 मैटर्स हैं. क्या ख्याल है? 2 इश्यूज़ हैं. तो हमने क्या करना है, हर इशू को पहले मैटर डिस्कस करना है, फिर रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट, फिर ऑडिट प्रोसीजर. क्या ख्याल है? दिस मीन हम क्या करेंगे, A1 जो है वो हेडिंग दी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इशू 1 को पकड़ेंगे, उसका मैटर की हेडिंग दे के उसमें हम मैटर में मटीरियलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे. उसका रिस्क ऑफ मटीरियल में स्टेटमेंट की हेडिंग दे के वो हम डिस्कस करेंगे. और उसके बाद क्या लिखने हैं, उससे रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर्स. उस तरह से फिर हम इशू 2 को पकड़ेंगे, उसका मैटर डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट बताएंगे और उससे रिलेटेड क्या करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स डिस्कस कर देंगे. क्या ख्याल है? क्लियर होता है यहाँ तक? सो आगे अटैचमेंट 1 जहाँ पे वो दोनों मैटर्स हैं. Attachment 1, information from Sam Compton, Finance Director of a Bill Company. In the last week, 2 significant issues have arisen at Bill Company. The first issue concerns a major contract involving the development of an old riverside warehouse into a conference center in Bridgetown. An architect working on the development has discovered that the property will need significant additional structural improvements, the unavoidable extra cost of which is estimated to be $350 million. और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा कि हम रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ वर्क चार्ज करते हैं, कॉस्ट एक्चुअल इनकर्ड इन द ईयर. क्या ख्याल है? और अगर पता चले कोई लॉस मेकिंग हो गया है तो उस सूरत में हमने लॉस के लिए प्रीमियम रिकॉग्नाइज करना होती है. तो यहाँ पे क्या कह रहा है जी, 350 की एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेंगी इस कॉन्ट्रैक्ट पे. तो ये 350 की एक्स्ट्रा कॉस्ट जो हैं ये इमीडिएटली चार्ज करनी चाहिए.
इस कॉस्ट में से भी देखना होता है जो रिकवरेबल पोर्शन है वो एज ए एसेट इन्वेंट्री लिखना होता है, और जो इरिकवरेबल पोर्शन है वो एक्सपेंस आउट करना होता है। क्या कहला? रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ वर्क, कॉस्ट एक्चुअल इनकर्ड, और उसमें से भी जो रिकवरेबल पोर्शन है वो एज ए एसेट इन्वेंट्री, और जो इरिकवरेबल पोर्शन है वो एज ए एक्सपेंस। So the contract was originally forecast to make a profit of 200,000 and cannot be cancelled. तो कॉन्ट्रैक्ट था 200 प्रॉफिट वाला, और अगर 350 की एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है तो अब ये क्या बन गया? 150 लॉस वाला। क्या ख्याल है? दिस मीन ये जो एक्स्ट्रा 150 है इसके लिए क्या होना चाहिए? प्रीमियम रिकॉग्नाइज होनी चाहिए पर IFRS 15। 350 की आपको कॉस्ट रिकॉग्नाइज करनी है, रिकवरेबल एज ए एसेट, रिकवरेबल एज ए एक्सपेंस, और जो 150 है वो उसकी आपने क्या करनी है? लॉस की प्रीमियम रिकॉग्नाइज करनी है। और अगर ये प्रीमियम रिकॉग्नाइज नहीं की जाती तो एक्सपेंसेस लायबिलिटीज कुड बी अंडरस्टेटेड एंड प्रॉफिट ओवरस्टेटेड। IFRS 15 का रेफरेंस देके बात की जा सकती है। मटीरियलिटी भी हमने किसकी देनी है? 150 लॉस की मटीरियलिटी देनी है प्रॉफिट के साथ। हाँ, ये 350 जो टोटल कॉस्ट है इसकी मटीरियलिटी देंगे टोटल एसेट्स के साथ। और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। द डेवलपमेंट इज करंटली अबाउट 1/3 कंप्लीट एंड विल टेक अ फर्दर 15 मंथ्स टू फिनिश। Including this additional construction work, the customer has been told that the completion of the contract will be delayed by around 2 months. तो लेट डिलीवरी की, लेट कंप्लीशन की शायद की पेनल्टी भी चार्ज हो सकती है, और अगर है तो उसके लिए सेपरेट प्रीमियम पर IAS 37 रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। क्या ख्याल है? However, the contract price is fixed and so the additional cost must be covered by bill company. तो क्या करेंगे? पहले हम जो है वो मैटर के अंदर मटीरियलिटी डिस्कस करेंगे, फिर पर IFRS 15 बात करेंगे कि रिकवरेबल कॉस्ट जो है वो एज ए एसेट, इरिकवरेबल एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड होनी चाहिए। और अगर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, लॉस मेकिंग मीन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, तो प्रीमियम शुड बी क्रिएटेड फॉर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द लॉस। और फिर अगर डिले की सूरत में कोई पेनल्टी है तो उसकी पर IAS 37 प्रीमियम क्रिएट होनी चाहिए। और अगर यहाँ पे कंपनी जो है वो लॉस की प्रीमियम रिकॉग्नाइज नहीं कर रही या 350 की कॉस्ट जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रही तो उस सूरत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मैनिपुलेटेड। मैटर रिस्क कमिटी स्टेटमेंट लिखा जा सकता है 4 नंबर के लिए दोनों चीज़ें। अब इस रिलेटेड हमें कोई 4-5 ऑडिट प्रोसीजर भी लिखने हैं। क्या ऑडिट प्रोसीजर बन सकते हैं? कहाँ से पता चला एक्स्ट्रा 350 की कॉस्ट आनी, इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं आनी? आर्किटेक्चर क्या लिखेंगे? इंस्पेक्शन ऑफ आर्किटेक्चर रिपोर्ट टू वेरीफाई 350,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट रिक्वायर्ड। ये कहाँ से पता चलेगा कि 200 प्रॉफिट वाला था, इससे कम या ज़्यादा प्रॉफिट वाला नहीं था? क्या करेंगे? इंस्पेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉपी विद कस्टमर टू वेरीफाई क्या? रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बजट कॉपी भी देखी जा सकती है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू वेरीफाई फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन कितनी है। क्या ख्याल है? कॉन्ट्रैक्ट से सिर्फ रेवेन्यू वेरीफाई करेंगे और बजट से हम क्या करेंगे? कॉस्ट उसकी वेरीफाई करके देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी 200 वाला था। बोर्ड मिनट्स को देखा जा सकता है। क्या ख्याल है? रिव्यू बोर्ड मिनट्स टू इंश्योर हाउ मैनेजमेंट कंसीडरिंग द अकाउंट बैलेंस एंड अकाउंटिंग फॉर इट टू सी इफ रीजनेबल। क्या ख्याल है? और डिस्कस किया जा सकता है मैनेजमेंट से रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू वेरीफाई इफ मेड ऑन रीजनेबल बेसिस। मीन करने भी जा रहे हैं, नहीं करने जा रहे, तो उससे डिस्कशन भी हो सकती है। डिस्कस विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द मैटर एंड क्रिएशन ऑफ प्रोविजन टू इंश्योर इफ ऑन रीजनेबल बेसिस। और की बात, कस्टमर ने पेनल्टी चार्ज करनी है या नहीं करनी, ये कैसे वेरीफाई करेगा?
Review any correspondence with the customer regarding charging penalty for late completion. कि कितनी है, फिर प्रीमियम भी उतने की होनी चाहिए ना. सो रिव्यू कर लिया. आर्किटेक्चर रिपोर्ट को वेरीफाई करने के लिए 350 एक्स्ट्रा कॉस्ट चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर को हमने इंस्पेक्ट कर लिया रेवेन्यू देखने के लिए. बजट कॉपी को देख लिया कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए. बोर्ड मिनट्स को देख लिया. कॉरस्पॉन्डेंस विद कस्टमर को देख लिया. लिखे जा सकते हैं 5 प्रोसीजर्स. इशू नंबर 2. The second issue concerns one of Bill Company's specialist division which trades under the name Tryard Homes and which deals exclusively in the redevelopment of non-industrial historic buildings such as castle and fort. These buildings are usually acquired as uninhabitable ruins and are then developed into luxury residence for wealthy individuals. The management of Bill Company decided last week to sell this division, as although it is profitable, it generates a lower margin than other business divisions. Tryard Homes operates separately from the rest of the business and generates approximately 15% of the total revenue of the company. क्या ख्याल है? In a board minutes dated 1st June, year end क्या था? In a board minutes dated 1st June 2021, it was noted that interest has already been expressed in the division from a potential buyer, and it is hoped that the sale negotiation will soon commence, leading to sale in August 2021. तो 15% ऑफ टोटल बिजनेस भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिग्निफिकेंट भी है. 2 अगस्त आफ्टर ईयर एंड आपने जो है वो डिस्पोज ऑफ करना है, लेकिन डिसीजन बिफोर ईयर एंड हो गया तो यह स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो गया. तो पर IFRS 15 क्या होना चाहिए, 5 क्या होना चाहिए, इसका डिटेल डिस्क्लोजर होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. क्या ख्याल है? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन सिग्निफिकेंट भी है. साथ क्या कहता है? देयर इज अ स्पेसिफिक ऑफिस बिल्डिंग एंड सम अदर टेंजिबल एसेट्स दैट विल बी सोल्ड एज पार्ट ऑफ द डील. एसेट हेल्ड फॉर सेल भी है. These assets are recorded at $7.6 million in the financial statements. No redundancy will be necessary as employee contract will transfer to the new owner. इसे redundancy प्रीमियम की बात नहीं करेंगे, लेकिन asset held for sale की मटीरियलिटी भी देंगे. और पर IFRS 5 इसकी भी बात करेंगे कि क्या होना चाहिए, सेपरेट डिस्क्लोजर भी होना चाहिए, सीजिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एंड सेपरेट क्लासिफिकेशन बिटवीन नॉन करंट एंड करंट एसेट्स. सेल करने जा रहे हो आप बिजनेस ऑपरेशन को, सिग्निफिकेंट को, तो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, और एक एसेट आप अपना जो है वो सेल करने जा रहे हो तो एसेट हेल्ड फॉर सेल. सेगमेंट वो तो आप अगर चला रहे हो तो सेपरेट सेगमेंट देना, जब सेल कर रहे तो वो फिर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में आ गया. क्या ख्याल है? सो रिस्क कंटिन्यूम स्टेटमेंट के अगर कंपनी सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं देती डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मिसस्टेटेड. और एसेट हेल्ड फॉर सेल को सेपरेटली क्लासीफाई नहीं करती या इस पर डेप्रिसिएशन सीज नहीं करती तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मैनिपुलेटेड. और ये प्रोसीजर क्या होंगे? बोर्ड मिनट्स सबसे पहले आप देखोगे, रिव्यू बोर्ड मिनट्स टू ensure how management considering the event and accounting for it to see if reasonable. एसेट वाकई 7.6 मिलियन वाला था, ये कहां से वेरीफाई करोगे? इंस्पेक्शन ऑफ एसेट रजिस्टर, inspection of asset register to verify carrying value of asset as $7.6 million. नहीं, कैरिंग वैल्यू से देख लेंगे, अगर इतनी है तो फिर ठीक है, वो पीछे से अल्टीमेटली आ रही होगी, वेरीफाई ऑलरेडी होगा. इसके अलावा कस्टमर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ है तो इंस्पेक्शन ऑफ एनी कॉरस्पॉन्डेंस और कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू वेरीफाई लाइकलीहुड ऑफ सेल, वाकई सेल की लाइकलीहुड है. डिस्कस विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू सी इफ रीजनेबल.
और inspection of financial statement to verify completeness of disclosure as per accounting standard कि कंपनी कम्प्लीटली डिस्क्लोज भी कर रही है नहीं कर रही। तो बोर्ड मिनट्स को देख लिया, एसेट रजिस्टर से एसेट की कॉस्ट देख ली, मैनेजमेंट से डिस्कस कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंस्पेक्ट कर लिया डिस्क्लोजर के लिए, कस्टमर कॉरस्पॉन्डेंस या कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे इंस्पेक्ट कर लिया। क्या ख्याल है, बात की जा सकती है? कितने मार्क्स? 16 मार्क्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने बता दिया, टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ डिस्क्लोजर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो डिस्क्लोजर ही मेनली चाहिए थे तो वही हमने देख लिया कि टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ डिस्क्लोजर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जी पार्ट 2 है क्वेश्चन का फॉर 11 मार्क्स। इन एडिशन please critically evaluate the planning that has been completed by the previously assigned audit manager. Relevant details are provided in attachment 2, which contains notes made by her and placed on the current year audit file. Make sure you include discussion of any ethical matters arising from the notes and recommend any action you think necessary. तो क्या करना आपने, वो जो प्लानिंग उसने की है उसके नोट्स एंड अटैचमेंट 2 में उन्हें क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है और उसके अंदर से अगर कोई एथिकल इश्यूज निकलते हैं तो वो भी डिस्कस करने हैं। तो चलेंगे हम कहाँ पे, अटैचमेंट 2 में। द प्लानिंग फॉर द फोर्थकमिंग ऑडिट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। Time has been saved by not carrying out procedure considered unnecessary for this long standing audit client। तो पहले तो आप long standing audit client को जो है वो पकड़ लें कि long standing audit client की सूरत में क्या हुआ, familiarity threat जो है वो राइज होता है, independent subjectivity effect होती है। So key audit personnel should be rotated of the audit every 5 years। Forecast account have been obtained and placed on file and discussion held with management concerning business development during the year। ये फोरकास्ट हम कब लेते हैं क्लाइंट से? कल एक क्वेश्चन किया था पार्कर, हमने फोरकास्ट कब ली थी? जब कोई कैश फ्लो गोइंग इशू हो। तो यहाँ पे वो कह रहा है फोरकास्ट हमने ली है क्लाइंट से जो फाइल के अंदर लगी हुई है, एंड डिस्कशन हेल्ड विद मैनेजमेंट कंसर्निंग बिजनेस डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ईयर। तो फोरकास्ट आपने क्यों ली है, क्या पर्पस था? आइदर कोई गोइंग कंसर्न इशू था, अगर था तो आपने क्या एनालाइज किया, आइदर इशू है या नहीं है, तो वो चीज़ें मेंशन नहीं है। तो ये क्या है, पुअर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑडिट वर्क, पुअर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑडिट वर्क, क्वालिटी कंट्रोल इशू। Analytical procedures have been performed on a statement of profit or loss account and other comprehensive income, but not on the statement of financial position, as there didn't appear to be any significant movement in asset or liability since last year। अब एनालिटिकल प्रोसीजर एक कंपल्सरी प्रोसीजर है जो हमें क्या करना है, मस्ट परफॉर्म करना है एट प्लानिंग स्टेज पर ISA 300 टू हाईलाइट रिस्की एरियाज, और होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे परफॉर्म करना है। और इधर ये जस्टिफिकेशन के बैलेंस शीट पे परफॉर्म नहीं किया क्योंकि कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं आई। नहीं, सिग्निफिकेंट मूवमेंट ना आना भी एक हाई रिस्क की बात है। क्यों? दिस मीन एसेट को शायद डेप्रिशिएट नहीं किया गया, क्या कह रहा है? और यहाँ पे तो वैसे भी सिग्निफिकेंट मूवमेंट आई है, कंपनी अपना एसेट सेल करने जा रहा है, तो मस्ट परफॉर्म करने चाहिए थे और होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट परफॉर्म करने चाहिए थे। और ये क्या बन गया फिर, पुअर डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट वर्क, पुअर प्लानिंग। Management confirmed that there have been no changes to accounting system and controls in the financial year. For this reason, we do not need to carry out walkthrough test or review our documentation of the system and control।
तो वॉक थ्रू टेस्ट परफॉर्म नहीं किया गया, जबकि ये एवरी ईयर बिफोर स्टार्ट ऑफ ऑडिट वर्क मस्ट परफॉर्म करना चाहिए। क्यों? इससे हमें अपनी ऑडिट अप्रोच हाईलाइट करने में, डिफाइन करने में हेल्प मिलती है। ये परफॉर्म ना करना अगेन क्या है? पुअर डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट क्वालिटी कंट्रोल इशू। Management also confirmed that there have been no changes to business operations other than the potential sale of trade homes. All divisions are operating normally, generating sufficient profit and cash. For this reason, the business risk of Bill Company is assessed as low. And no further comments or discussion about business operations have been placed on file. मैनेजमेंट कह रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट ऑपरेशन आपने बंद किए हैं तो उससे बिजनेस लो होगा या हाई होगा? हाई होगा। क्यों? प्रेशर पड़ेगा बाकी बिजनेस यूनिट पे, और बिजनेस जब हाई होगा तो रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट भी क्या होगा? हाई होगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए था? बिजनेस को हाई कंसीडर करना चाहिए था। क्यों? हमने क्या करना है? पर ISA 315 identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entry environment. मीन रिस्की एरियाज हाईलाइट करने थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंट्री एनवायरनमेंट। और यहाँ पे एनवायरनमेंट एंट्री की अंडरस्टैंडिंग ये कह रही है कि बिजनेस रिस्क क्या है? हाई है रादर देन लो। तो इस तरह से रिस्की एरियाज प्रॉपर्ली हाईलाइट नहीं होंगे। The matter that will demand the most audit work is the valuation of properties currently under development, especially the determination of the percentage completion of each development at the reporting date. इन प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का मसला है। Historically, we have engaged a property valuation expert to provide a report on this area. मीन हम अपना एक्सपर्ट मीन ऑडिटर्स एक्सपर्ट इंगेज करते थे। However, Bill Company has recently employed a newly qualified architect who will be happy to provide us with evidence concerning the stage of completion of each property development contract at the year end. इन अब कंपनी का एम्प्लॉई हमें जब वैल्यूएशन में एज ए एक्सपर्ट हेल्प करेगा, क्या ये बात एक्सेप्टेबल है? नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा ना। कंपनी का एम्प्लॉई है तो हमें क्या करना चाहिए था? एज पर प्रीवियस ऑडिटर्स एक्सपर्ट पे ही चलना चाहिए था। Using this person to produce a report on all properties being developed will save time and cost. ठीक है, टाइम कॉस्ट आपका बचाएगा, लेकिन क्वालिटी अफेक्ट होगी। तो इसलिए हमें किस पे चलना चाहिए था? ऑडिटर्स एक्सपर्ट पे ही चलना चाहिए था एज पर इन पास्ट रादर देन एनी एम्प्लॉय फ्रॉम द क्लाइंट कंपनी। क्यों? इंडिपेंडेंट नहीं होगा। क्या ख्याल है? सो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप एक थ्रेट आ गया, फोरकास्ट की बात कर दी, एनालिटिकल प्रोसीजर, वॉक थ्रू टेस्ट, बिजनेस रिस्क एक्सपर्ट। Bill Company has recently completed the development of a luxury new office building in a new town. Several of the office units are empty, and the management of Bill Company has offered the office space to our firm for a nominal rent of $100 per year. अगर तो मार्केट रेट से हटके जो है वो हम ये ऑफिस स्पेस अरेंज कर रहे हैं, तो ये क्या है? अनड्यू हॉस्पिटैलिटी, जो क्रिएट करेगी क्या? सेल्फ इंटरेस्ट रेट, इंडिपेंडेंस, सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। तो क्या करना चाहिए हमें? क्लाइंट के साथ इस तरह की हॉस्पिटैलिटी अरेंजमेंट को अवॉइड करना चाहिए। तो दो थ्रेट्स है इसके अंदर, बाकी सारे अदर इशू से। तो 11 नंबर के लिए इनफ डिस्कशन होगी। क्या ख्याल है? पार्ट बी है क्वेश्चन का, लेकिन उसमें जाने से पहले एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस करते हैं। IAS 24 का नाम सुना हुआ है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। क्या कहता है IAS 24? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि अगर कंपनी ने रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन की है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसका डिस्क्लोजर आना चाहिए।
डिस्क्लोजर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। रिलेटेड पार्टीज कौन है? रिलेटेड पार्टीज कौन है? होल्डिंग सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर एसोसिएट, डायरेक्टर्स, की मैनेजमेंट मीन चेयरमैन सीईओ। शेयर होल्डर रिलेटेड पार्टी है? शेयर होल्डर है रिलेटेड पार्टी उस सूरत में हैविंग ग्रेटर देन 20% वोटिंग राइट्स, मीन वो शेयर होल्डर जिसके पास ग्रेटर देन 20% वोटिंग राइट्स हैं वो रिलेटेड पार्टी है। लेस देन 20% वोटिंग राइट्स वाला रिलेटेड पार्टी नहीं है। इनके साथ अगर कंपनी ने कोई ट्रांजैक्शन की है तो IAS 24 कहता है भी उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोजर है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, नहीं है तो गलत है। अब ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है इससे रिलेटेड हमें कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन फेस करना पड़ती हैं। किसको? ऑडिटर को। क्या लिमिटेशन फेस करना पड़ती हैं कि एक ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ है या रिलेटेड पार्टी के साथ है, समटाइम कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, तो इसलिए हमारे लिए ऑडिटर भी के लिए भी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई है। मैनेजमेंट ही सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाती तो हमारे लिए भी डिफिकल्ट है। कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन नहीं होता या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन नहीं होता कि इन ट्रांजेक्शन को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सके, तो फिर हमारे लिए भी बीइंग ऑडिटर आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है ड्यू टू कंट्रोल्स लिमिटेशंस, ड्यू टू कंट्रोल लिमिटेशन। ये कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन नहीं होता कि नॉर्मल ट्रांजेक्शन और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सके, तो फिर बीइंग ऑडिटर हमारे लिए भी आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है, क्यों? हम कंट्रोल्स के ऊपर चल रहे होते हैं। नॉर्मली ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है ये फ्रॉडुलेंट भी होती हैं। क्या ख्याल है? अटेम्प्ट टू हाइड होती हैं, और अगर अटेम्प्ट टू हाइड है तो उस सूरत में शायद रिकॉर्ड ही नहीं मिलेंगे, और जब रिकॉर्ड ही नहीं है तो फिर हमारे लिए बीइंग ऑडिटर इसे आइडेंटिफाई करना क्या है? डिफिकल्ट है अगर फ्रॉडुलेंट है तो। नॉर्मली ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है विदाउट एनी कंसीडरेशन परफॉर्म की जाती है, मीन कंपनी की तरफ से कोई चीज़ गई है, आगे से कोई चीज़ आई नहीं, और जब विदाउट कंसीडरेशन है तो सूरत में शायद ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी, और जब ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई तो फिर ऑडिटर के लिए क्या है? आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। ये क्या है? कुछ 4 इनहेरेंट लिमिटेशन जो ऑडिटर को फेस करना पड़ती हैं रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कि मैनेजमेंट के लिए आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है, सेपरेट तो हमारे लिए भी डिफिकल्ट है। कंट्रोल सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन नहीं होता कि सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सके, तो हमारे लिए डिफिकल्ट है। फ्रॉडुलेंट होती हैं तो विद अटेम्प्ट टू हाइड होंगी तो इसलिए आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है, और विदाउट कंसीडरेशन हो रही है तो लैक ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग भी हमारे लिए आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। तो फिर हमने क्या करना है? हमने रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं पर ISA 550 ऑडिटिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए इंस्पेक्शन करनी है कुछ ट्रांजैक्शंस की। कौन सी ट्रांजैक्शंस जो परफॉर्म की गई हैं एबनॉर्मल टर्म ऑफ ट्रेड के अकॉर्डिंगली, रूटीन की टर्म से नहीं, रूटीन की टर्म से हट के परफॉर्म की गई हैं, अनयूजुअल डिस्काउंट रेट के साथ,
मीन यहाँ पे डिस्काउंट रेट रूटीन से हट के कुछ ज़्यादा ही दिए गए हैं, क्या ख्याल है? या वो ट्रांजैक्शन हमने डिटेल में वेरीफाई करनी है जो ऑफशोर ट्रांजैक्शन है। ऑफशोर का मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ सी, जो नॉर्मली कंपनी अपनी किसी सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर के साथ कर रही होती है। या हमने वो ट्रांजैक्शन डिटेल में चेक करनी है जहां पे मैनेजमेंट इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है। मीन ये कुछ ट्रांजैक्शन हमने डिटेल में चेक करनी है, क्यों यहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के इन्वॉल्व होने के हाई चांसेस होते हैं, जो परफॉर्म की गई हैं विद अबनॉर्मल टर्म ऑफ ट्रेड, अनयूजुअल डिस्काउंट रेट, ऑफशोर हैं, या फिर मैनेजमेंट इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। मीन मैनेजमेंट अगर उसमें कोई इंटरेस्ट ले रही, लाइक कोई कंपनी ने एसेट बेचा और पता चला कि वो कोई डायरेक्टर जो है वो खरीदना चाह रहा था, क्या ख्याल है? मैनेजमेंट के इंटरेस्ट उसमें हाई होंगे। या पता चला डायरेक्टर की कोई एक कंपनी है, वो सप्लायर है या कस्टमर है कंपनी के। इसके अलावा हमने क्या करना है, कुछ अकाउंट्स को भी डिटेल में चेक करना है, इंस्पेक्शन ऑफ सर्टेन अकाउंट्स। कौन से अकाउंट्स? डेटर, रिसीवेबल, पेएबल लेजर्स, क्यों यहाँ पे नामों से हमें रिलेटेड पार्टीज की कोई आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। या नंबर्ड बैंक अकाउंट्स, मीन जहाँ पे पार्टी का नाम नहीं, अकाउंट का नंबर सिर्फ आ रहा है, पेमेंट लेते या देते वक्त क्यों हो सकता है पार्टी का नाम जानबूझ के छुपाया जा रहा है, रिलेटेड पार्टीज हो सकती हैं। और हमने मेंबर रजिस्टर देखने हैं, मीन शेयर होल्डर रजिस्टर, क्यों वहाँ से पता चलेगा कि कौन कौन से शेयर होल्डर मोर देन 20% वोटिंग राइट वाले हैं। तो देखेंगे ये रिलेटेड पार्टी, इनके साथ कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है। तो ये कुछ अकाउंट बेंचेस भी हमने डिटेल में देखने हैं, क्यों यहाँ से भी रिलेटेड पार्टीज की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। इसके अलावा हमने क्या करना है, डिस्कस विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग knowledge of identified related parties and transaction with them। मैनेजमेंट से पूछेंगे भाई आप बताओ आपने कौन कौन सी रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई की हैं और उनके साथ क्या क्या ट्रांजैक्शंस हैं, मैनेजमेंट से भी पूछेंगे। हम क्या करेंगे, उस डिस्कशन के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ डिस्क्लोजर। एज पर मैनेजमेंट डिस्कशन के जो उन्होंने हमें बताई हैं वो क्या कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, कहीं ऐसा तो नहीं वो भी रिकॉर्डेड नहीं है, अगर वो ही नहीं है तो फिर पता नहीं और भी कितनी होगी। तो रिव्यू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ डिस्क्लोजर एज पर मैनेजमेंट डिस्कशन। अब कहते हैं ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है ये मैटर नॉन ओनली टू मैनेजमेंट है ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस, इसलिए हर ऑडिट के एंड पे हम मैनेजमेंट से एक रिटन रिप्रेजेंटेशन भी लेंगे, भाई इस पेज पे लिख के साइन कर दो। अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थी तो ऑडिटर के नॉलेज में भी दे दी गई हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज भी कर दी गई हैं। इसलिए क्या करना हमें, ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट regarding disclosure of related party transactions to auditor and in financial statement। ये 5 प्रोसीजर को एक अच्छा सा रटा लगा लेना है।
किसी सिनेरियो के साथ रिलेट करके भी लिखना पढ़ सकते हैं या ऑन जनरल भी टेस्ट हो सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन के पार्ट बी में वापस क्या कहता है पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन। बेन एंड एलेक्स ब्रैडले हैव ए सिस्टर जो। बेन एंड एलेक्स कौन थे? कंपनी के ऑनर। तो इनकी एक सिस्टर है जो हु रन एन इंटीरियर डिजाइन कंपनी लैंटर्न कंपनी। ये प्रॉपर्टी रिफर्बिशमेंट का काम करते हैं। उनकी सिस्टर का बिजनेस किस चीज का है? इंटीरियर डिजाइनिंग का। During a review of board minutes performed as part of the planning of Bill Company's audit, it was discovered that Bill Company has paid $225,000 to Lantern Company during the year in respect of refurbishment of development properties. Related party transaction. Yes, on further inquiry, it was also found that Lantern Company leases an office space from Bill Company under an informal arrangement between the two companies. पेमेंट भी गई हैं और ऑफिस स्पेस भी दिया गया है। Requirement B1 for 4 marks. Explain the inherent limitations which mean that auditor may not identify related parties and related party transactions. ये 4 लिमिटेशंस है, क्या ख्याल है? And part 2, recommend the audit procedures to be performed in relation to Bill Company's transaction with the Lantern Company. तो पहले हम क्या करेंगे? इंस्पेक्ट करेंगे क्या? डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन बिल कंपनी एंड लैंटर्न कंपनी टू सी वेदर मेड ऑन आर्म्स लेंथ और ऑन स्पेशल अरेंजमेंट। क्या ख्याल है? डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ बिल कंपनी के साथ रिगार्डिंग देयर रिलेशनशिप विद लैंटर्न कंपनी एंड ट्रांजैक्शन विद देम। रिव्यू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, किस लिए? टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन विद लैंटर्न कंपनी, और ऑब्टेन कर लेंगे रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन टू ऑडिटर एंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 4 प्रोसीजर भी लिखे जा सकते हैं। सो फुली नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ।